नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एके में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार और मैं आपके साथ प्राचीन भारत का सेगमेंट डिस्कस कर रहा था। तो प्यारे दोस्तों, प्राचीन भारत में अब तक हमने क्या देख लिया है और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को हमने बहुत पहले देख लिया, फिर साहित्यिक स्रोतों को हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में अलग अलग वीडियो बना के उनको डिटेल में समझने का प्रयास किया और जो एग्ज़ाम में आते हैं वहाँ पर फोकस करने का प्रयास किया, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सेगमेंट्स पर। तो साहित्यिक स्रोतों की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोतों में आप देख सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्सेज या फिर रिटन सोर्सेज जिनको बोलते हैं, इनको हमने दो वर्गों में बांटा था। एक तो इंडियन सोर्सेज अर्थात भारतीय स्रोत, और दूसरा जो था वो था फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज अर्थात विदेशी स्रोत। भारतीय स्रोतों को हम पढ़ रहे थे डिटेल में। भारतीय स्रोतों में दोस्तों हमने रिलीजियस टेक्स्ट अर्थात धार्मिक स्रोतों को पढ़ लिया था। दूसरा आता है दोस्तों नॉन रिलीजियस सोर्सेज, नॉन रिलीजियस सोर्सेज। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन रिलीजियस सोर्सेज। ठीक है, इतिहास को जानने के गैर धार्मिक स्रोत। तो प्यारे दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे। छोटा सा सेगमेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लगातार। तो प्यारे दोस्तों, नॉन रिलीजियस सोर्सेज को आप सेकुलर सोर्सेज भी कह देते हैं, यानी कि नॉन रिलीजियस मतलब गैर धार्मिक स्रोत, और इन गैर धार्मिक स्रोतों को आप कह सकते हैं, इनको आप धर्मनिरपेक्ष स्रोत भी कह सकते हैं, यानी कि इनको आप धर्मनिरपेक्ष स्रोत भी कह सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष स्रोत, धर्मनिरपेक्ष स्रोत भी कहा जा सकता है इनको। ठीक है, आखिर ये क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सेकुलर सोर्सेस क्या होते हैं? देखो भाई, धार्मिक स्रोत जो होते हैं धर्म से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनको सेकुलर या निष्पक्ष सोर्स भी कह सकते हैं। निष्पक्ष सोर्स, निष्पक्ष सोर्स है ना, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे एक राजा है और राजा के जो एक दरबारी कवि होता है, तो जो दरबारी कवि है जो दरबार में रहता है, तो उसको राजा सैलरी देता है। ठीक है, और राजा सैलरी देगा तो राजा की बुराई नहीं लिख सकता। ठीक है, लेकिन जो सेकुलर सोर्सेज है उनकी खास बात ये है कि ये धर्म के इतर लिखे गए हैं। एक तो बात ये हुआ। दूसरी बात ये है कि इनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि राजा की बढ़ाई ही लिखी हो। ठीक है, तो राजा जो सच्चाई है उस टाइम पर सोसाइटी की, राजा की जो सच्चाई है उसको इनमें लिखा गया है, तो सेकुलर सोर्सेज कहा जाता है। सेकुलर सोर्सेज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण सेकुलर सोर्सेज कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र, सबसे पहले कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सेकुलर सोर्सेज है। और इसको किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है? तो प्यारे दोस्तों, ये लिखा गया है आपका कौटिल्य द्वारा। कौटिल्य द्वारा, या फिर इसका दूसरा नाम जो है कौटिल्य का वो है चाणक्य। चाणक्य, या फिर एक और नाम है इनका विष्णुगुप्त। तो प्यारे दोस्त, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र एक सेकुलर सोर्सेज है, महत्वपूर्ण सेकुलर सोर्सेज है, और ये रिटन किया गया है आपका कौटिल्य द्वारा। कौटिल्य को बोलते हैं कि भाई वास्तविक रियली में जो मौर्य साम्राज्य था उसको स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये देख सकते हैं कौन? कौटिल्य था, जिसको आप विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोलते हैं। इनकी एक बुक भी आती है बड़ी फेमस, चाणक्य नीति। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये इसमें मौर्यकालीन
एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अर्थात ये मौर्य काल का प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये राजनीति पर लिखा गया एक ग्रंथ है, कौटिल्य द्वारा राजनीति पर लिखा गया एक ग्रंथ है। दूसरा सेकुलर सोर्सेज की अगर हम बात करें वो आता है मुद्रा राक्षस। क्या बोलते हैं इसको? मुद्रा राक्षस। इधर लिख देता हूं मैं, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये प्यारे दोस्तों किसने लिखा है? ये तो कौटिल्य मैंने बता दिया। यहां पर ये लिखा हुआ है विशाखदत्त ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद है कथा सरित्सार, ये सामदेव ने लिखा है, सामदेव, रिटन बाय सामदेव। और एक है वृद्ध कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र ने लिखा है, क्षेमेंद्र। अब दोस्तों इनकी खास बात क्या है? ये जो चारों ग्रंथ लिखे गए हैं ये सेकुलर सोर्सेज हैं। कौन कौन से बताया मैंने? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कथा सरित्सार और आपका हो गया वृत्त कथा मंजरी, ठीक है, वृत्त कथा मंजरी। तो प्यारे दोस्तों ये चारों के चारों ग्रंथ मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं, मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी देते हैं, मौर्यकालीन डायनेस्टी के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कि देज आर इन्फॉर्म्ड अबाउट मौर्यकालीन एम्पायर, अर्थात मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। मौर्यकालीन जिसमें समाज आ जाएगा, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, तो किससे जुड़े हुए हैं ये? मौर्यकालीन। इसमें क्या वर्णन किया गया है? जैसे समाज हो गया है, उस सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, हाँ, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स पर इनमें बात किया गया है, चार। और ये क्या है? एक बात ध्यान रखेंगे, जो सेकुलर सोर्सेज है उनको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है, इतिहास की दृष्टि से ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा प्रासंगिक, ज़्यादा विश्वसनीय है किसको माना जाता है? सेकुलर सोर्सेज को माना जाता है। तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानने के लिए ये चार जो टेक्स्ट हैं, ये चार बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं, एक तो हो जाएगी मुद्रा राक्षस और एक होगी आपकी अर्थशास्त्र, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण बुक और है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है इंडिका, ठीक है। लेकिन ये फॉरेन सोर्सेज में हम पढ़ते हैं, फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने एक और बुक लिखी है, यहां पर भी थोड़ा याद रखेंगे, एक और है इंडिका, और ये मेगास्थनीज ने लिखा था। सेल्यूकट निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, उसने भी मौर्य काल के बारे में लिखा। और इस बुक को सेकुलर सोर्सेज भी माना जाता है, और वैसे विदेशी यात्रियों का जब वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें भी माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, इंडिका एक महत्वपूर्ण सोर्स है मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन व्यवस्था को जानने का। आगे देख लेते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है अष्टाध्यायी, ठीक है। अगला क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को दोस्तों लिखा है पाणिनि ने लिखा है। और ये दोस्तों व्याकरण से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है, ठीक है, यानी कि रिलेटेड टू ग्रामर। ये एक ग्रामर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अष्टाध्यायी क्या है दोस्तों? ये एक ग्रामर से जुड़ा हुआ व्याकरण है, और किसने लिखा है? पाणिनि द्वारा लिखा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है अष्टाध्यायी। उसके बाद अगला जो है आप देख सकते हैं, अगला जो है वो है आपका महाभाष्य। ये एक कमेंट्री है। कमेंट्री मतलब एक टीका है। टीका का मतलब बोल सकते हैं कि अष्टाध्याय
पर लिखा गया है, ठीक है। अष्टाध्याय पर एक कमेंट्री किया गया है कि अष्टाध्याय में ये चीज़ें हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर टीका लिखा है, अष्टाध्याय पर टीका, ठीक है। कमेंट्री ऑन अष्टाध्याय किसने लिखा है प्यारे दोस्तों? पतंजलि ने लिखा है। और पतंजलि इस बुक के अंदर पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है हमें। पुष्यमित्र शुंग दोस्तों एक फेमस रूलर था जो कि शुंग डायनेस्टी का था। शुंग वंश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गुप्तों के बाद शुंग वंश आता है, तो उससे जुड़ा हुआ है, याद रखना है। उसके बाद अगला जो सोर्सेज है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की अगर बात करें दोस्तों, इसका जो लेखक है वो है कल्हड़ है। और ये कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास, इसकी खास बात ये है, राजतरंगिणी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास, अर्थात प्यारे दोस्तों क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ठीक है। किंग ऑफ द डिफरेंट डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। तो ये जो है क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री मिलेगा आपको किसका, कश्मीर डायनेस्टीज का, ठीक है, कश्मीर के राजवंशों का। राजतरंगिणी में किसने लिखा है, ये कल्हड़ ने लिखा है। एक और बुक है दोस्तों, कई बार केवल और केवल इसका नाम पूछा जा सकता है, तो ये किसका, इसका राइटर है, ये है विक्रमादेव चरित्र दोस्तों विल्हड़ ने लिखा है। ये कल्हड़, ये विल्हड़, ठीक है। तो बस दोनों का इसका केवल नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो है वो आगे देखते हैं, जो 9वें नंबर पर हमारा सेकुलर सोर्सेज है वो है मृच्छकटिकम दोस्तों, ये शूद्रक द्वारा लिखा गया है। इसका ऑथर कौन है, शूद्रक है। और ये गुप्तकालीन समाज, ठीक है, गुप्त समाज यानी गुप्तकालीन सोसाइटी के बारे में डिस्क्राइब करता है। गुप्तकालीन सोसाइटी के बारे में कौन डिस्क्राइब कर रहा है, मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया। उसके बाद है नीतिसार दोस्तों, ये कामंदक, इसका ऑथर कौन है, कामंदक। और ये गुप्तकालीन राजवंश या ये राजतंत्र यानी कि मोनार्की ऑफ गुप्ता, ठीक है, मोनार्की के बारे में, राजतंत्र किंगडम, ठीक है, यानी कौन सा, गुप्ता किंगडम के बारे में डिस्क्राइब करता है, कौन सा, नीतिसार। तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों की खास बात मैंने आपको बताया किससे जुड़े हुए हैं, दोनों ही गुप्तकाल से जुड़े हुए हैं। तो दोनों आपको ये गुप्तकाल के बारे में जानकारी देता है, मृच्छकटिकम और नीतिसार, याद रखना है दोनों का। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो का तो बड़ा फेमस बुक है ये, चंद्रबरदाई इसका जो है राइटर है, ऑथर है। और ये पृथ्वीराज चौहान की अचीवमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बताता है। पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, उनके बारे में बात करता है। उसके बाद है मालविका अग्निमित्रम। प्यारे दोस्तों ये एक कालिदास का एक नाटक है, कालिदास गुप्तों के समय, शुंग वंश के समय ये बहुत ही फेमस कवि थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं। तो कालिदास की है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। प्यारे दोस्तों मालविका अग्निमित्रम, पहली बात तो ये एक प्ले है, ये एक नाटक है। और मालविका और अग्निमित्रम ये दो हैं, मालविका एक लेडीज है, ठीक है, अग्निमित्रम एक राजा, ये राजकुमार है, ठीक है। उसके बारे में ये दो लोग हैं, उनके एक लव स्टोरी पर बेस्ड एक प्ले है, एक नाटक है, ठीक है। और ये कालिदास ने लिखा है और ये गुप्त डायनेस्टी और कौन सा, शुंग डायनेस्टी के बारे में जानकारी देता है, शुंग वंश और गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ और हैं जो कि थोड़ा सा याद रखना चाहिए, कई बार इनके नाम पूछ लेता है प्यारे दोस्तों। सेकुलर सोर्सेज में 13वें नंबर पर आता है आपका पृथ्वीराज विजय जयनक द्वारा लिखा गया था, ठीक है।
उसके बाद कुमारपाल चरित्र आता है दोस्तों, ये हेमचंद ने लिखा है। उसके बाद इनमें चारों में जो लास्ट वाला 15 नंबर पर आप देखेंगे हर्ष चरित्र, ये हर्ष चरित्र महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये बाण भट्ट ने लिखा है। बाण भट्ट, बाण भट्ट, बाण भट्ट, बाण भट्टा, ये बाण भट्टा द्वारा लिखा गया है और इसमें अचीवमेंट्स दी गई हैं हर्षवर्धन की, ठीक है, राजा हर्षवर्धन की अचीवमेंट्स के बारे में। उसके बाद है दोस्तों एक बुक है गोडवाहो, ये वाक्यपति द्वारा लिखी गई है, गोडवाहो वाक्यपति द्वारा लिखी गई है। तो प्यारे दोस्तों ये हमारे थे सेकुलर सोर्सेज। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कौन से एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो छूटे भी नहीं, ठीक है। तो इससे जो अगला नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे अगला जो है, हमने अभी तक इन सभी पर डिस्कस कर लिया है। इंडियन सोर्स पर पूरा कंप्लीटली इंडियन सोर्स हो गया है। रिलीजियस में ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण सारे के सारे हो चुके हैं, ठीक है। इस पर हमने कल ये डिस्कस किया था, आज नॉन रिलीजियस सोर्स ख़त्म कर दिया है। अब हम कल यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी विदेशी स्रोतों पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे आपका पाषाण काल अर्थात स्टोन एज पर। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा सीरीज पसंद आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ यानी कि आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।